नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है मार्च के आरबीआई के सर्कुलर पे बेस्ड। आरबीआई के सर्कुलर्स की वजह से बैंकिंग में जो जो चेंजेज होते हैं उन पे हम एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आते हैं और ये मार्च के चेंजेज का पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। As per the latest green hydrogen policy, the waiver of interstate transmission charges shall be granted for a period of how many years to the producer of green hydrogen and green ammonia from the project commissioned before 30/6/2025? 5 year, 10 year, 15 year और 25 year। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, पहले इसका बैकग्राउंड समझिए। 15 अगस्त 2021 को 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना और क्लाइमेट को सेव करना, ये इसके पीछे मकसद है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, उसने फरवरी 2022 में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को नोटिफाई किया और इसमें कहा गया कि जो भी अपना प्रोजेक्ट कमीशन कर देंगे 30 जून 2025 तक, ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के प्रोड्यूसर्स को 25 साल तक 25 इयर्स तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेज में वेवर दिया जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है, 25 इयर्स तक इनको वेवर दिया जाएगा। किसको? ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के प्रोड्यूसर्स को, परंतु शर्त यह है कि इनका प्रोजेक्ट कमीशन हो जाना चाहिए 30 जून 2025 तक। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड द रेट ऑफ रिबेट ऑन इंटरेस्ट प्रोवाइडेड अंडर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स फ्रॉम 5% टू हाउ मच परसेंट? देखिए, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम क्या है? बेसिकली इंटरेस्ट सब्सिडी है जो एक्सपोर्ट क्रेडिट पर मिलती है। पहले इंटरेस्ट सबवेंशन कहलाती थी, बाद में इसका नाम इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन कर दिया गया। 1 अप्रैल 2015 में लागू हुई और 5 साल के लिए, और फिर टाइम टू टाइम इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अभी ये 31/3/2024 तक एप्लीकेबल है। पहले इसमें 5% इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन मिलता था, जिसको अभी रिड्यूस कर दिया गया है, और ये रिड्यूस किया गया है 3% तो किया गया है मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स को, और बाकी सभी के लिए कर दिया गया है इसको 2%। तो अभी है ये 3%, किसके लिए? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स के लिए, और अदर्स के लिए है ये 2%। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पे 3% फॉर एलिजिबल MSME मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एंड 2% फॉर अदर्स। ओके, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। As per the latest RBI guidelines, the monthly repayment obligation, both existing and proposed loan, out of total income of household which is provided with microfinance loan, shall be subject to a limit of maximum percentage of monthly household income। देखिए, अभी माइक्रो फाइनेंस लोन के नॉर्म्स में आरबीआई ने कुछ चेंज किया है। तो पहले तो माइक्रो फाइनेंस लोन क्या है ये समझिए। माइक्रो फाइनेंस लोन ऐसा कोलेटरल फ्री लोन है जो जिनकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपए पर एनम है, उनको दिया जाता है। ऐसे हाउस होल्ड जिनकी इनकम पर एनम इनकम 3 लाख रुपए तक है, उनको कोलेटरल फ्री जो भी अमाउंट का लोन दिया जाएगा, जिस भी कंडीशंस पे दिया जाएगा, वो लोन कहलाएगा आपका माइक्रो फाइनेंस लोन। अब देखिए, इसमें आरबीआई ने कंडीशन और डाली है कि इसका जो रिपेमेंट ये करेंगे, वो रिपेमेंट चाहे उनका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है चाहे प्रपोज लोन है, ये रिपेमेंट इनका 50% से ज्यादा नहीं होना है। यानी 50% सेविंग्स उसके पास में बचनी चाहिए, उसका घर चलाने के लिए, उसका खर्चा चलाने के लिए। यानी कि टोटल इनकम का 50% से ज्यादा रिपेमेंट नहीं होना। मैक्सिमम रिपेमेंट देखिए, इनकम विच इज प्रोवाइडेड टू माइक्रो शैल बी सब्जेक्ट टू ए लिमिट ऑफ मैक्सिमम 10% ऑफ मंथली हाउस होल्ड इनकम मंथली रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। तो ये आंसर आएगा आपका 50%। 50% से ज्यादा इनका मंथली रिपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, माइक्रो फाइनेंस लोन से रिलेटेड है। एज पर लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन, एनबीएफसी एमएफआई, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू हैव ए मिनिमम दिस परसेंटेज ऑफ नेट एसेट एज क्वालिफाइंग एसेट। अब क्वालिफाइंग एसेट क्या है? देखिए, आरबीआई ने पहले कुछ 7 कंडीशंस दी हुई थी, उनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता था कि ये एसेट क्वालिफाइंग एसेट है। अब इसको क्या किया है, नई जो माइक्रो फाइनेंस की जो स्कीम लाए हैं उसके साथ में इसको अलाइन कर दिया गया एनबीएफसी एमएफआई के लोन को। ओके, पहले ये लिमिट थी इनकी 85% क्वालिफाइंग एसेट की, अभी इसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 75%। तो एज पर लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन, एनबीएफसी एमएफआई इज रिक्वायर्ड टू हैव ए मिनिमम ऑफ 75%
परसेंटेज ऑफ इट्स नेट एसेट एज क्वालिफाइंग एसेट, यानी कि उसकी कम से कम 75% एसेट, टोटल एसेट की 75% क्वालिफाइंग एसेट होनी चाहिए। ओके, क्लियर है आंसर, 75% इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ 24/7 हेल्पलाइन टू एड्रेस द क्वेरीज ऑफ डिजिटल पेमेंट यूजर्स अक्रॉस प्रोडक्ट लॉन्च बाय एनपीसीआई रिसेंटली। देखो एनपीसीआई ने रिसेंटली कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया, फीचर फोन्स के लिए यूपीआई लॉन्च किया उन्होंने, जिसका नाम दिया यूपीआई 123 पे। ये हम शायद पिछले वीडियो में इस पे चर्चा कर चुके हैं। ओके, अब इसके लिए इन्होंने 24/7 एक हेल्पलाइन बनाई है। उस हेल्पलाइन का नाम क्या है ये पूछा है, यूपीआई असिस्ट, यूपीआई 123, डीजी साथी और डीजी असिस्ट। तो इसका नाम है डीजी साथी। ओके, जो हेल्पलाइन बनाई है 24/7 यूपीआई 123 पे के लिए, उसका नाम दिया है डीजी साथी। तो आंसर आ गया आपका डीजी साथी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, RBI governor has laid foundation stone for establishment of learning and development sector of the Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited to facilitate human resource capacity building in the currency production ecosystem of the country at। देखो आपको पता है RBI की बैंक नोट मुद्रण प्रेस लगी हुई है अलग अलग सेंटर्स पे। तो कौन से सेंटर पे इन्होंने लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी ट्रेनिंग सेंटर LND सेंटर बनाया है, ताकि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके प्रोडक्शन से, करेंसी जो प्रोडक्शन करते हैं उससे रिलेटेड। ओके, तो ये कहां पे आरबीआई के गवर्नर ने इसको इनॉग्रेट किया, फाउंडेशन स्टोन इसका रखा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इज इट बेंगलुरु, इज इट कानपुर, इज इट भुवनेश्वर और इट इज मैसूरू। करेक्ट आंसर है आपका मैसूरू में ये अभी शुरू होने का है, इसका फाउंडेशन स्टोन आरबीआई के गवर्नर ने रखा है। क्लियर है आंसर, आंसर आ गया आपका मैसूरू, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। The total outlay of fund projected under raising and accelerating MSME performance रैंप। देखो रैंप पे मैं काफी चर्चा कर चुका हूं पिछले वीडियोज में। रैंप की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट स्ट्रेस MSME ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एज। कितना अमाउंट है उसका, ये इसमें क्वेश्चन पूछा है। देखिए वर्ल्ड बैंक ने कुछ फंड्स दिया इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि जो MSME सेक्टर है जो कोविड-19 की वजह से इफेक्ट हुआ है उसको रेज किया जा सके, उसको एक्सीलरेट किया जा सके। ठीक है, इसके लिए टोटल जो प्रोग्राम बनाया वो है $808 मिलियन का। $808 मिलियन का प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें से $500 मिलियन तो वर्ल्ड बैंक देगी और बाकी का $308 मिलियन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट देगी। तो ये टोटल प्रोग्राम कितने का है, देखो ये पूछा है कोविड-19 विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये टोटल प्रोग्राम है $808 मिलियन का। अगर आप इसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 6062 करोड़। ठीक है, 4500 गलत है, 5105 10,000 ये आएगा 6062। अगर 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल प्रोग्राम, इसमें से $500 मिलियन तो वर्ल्ड बैंक देगी, करीब 3750 करोड़, और बचा हुआ जो है आपका 2312 करोड़ ये इंडियन गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो रैंप काफी इंपॉर्टेंट है MSME के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको जरूर आप याद कर लें। तो आंसर आ गया 6062 करोड़, 6062.45 करोड़। चूंकि डॉलर की रेट में चेंज होता रहता है तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये 6000 करोड़ प्लस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड $1 बिलियन क्रेडिट लाइन टू गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। आपको पता है ना श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो हमारी किस बैंक ने सपोर्ट किया है उसको $1 बिलियन के क्रेडिट लाइन के साथ में। सिडबी रॉन्ग है, कैनरा बैंक रॉन्ग है, पीएनबी तो पहले ही लॉस में है, पंजाब नेशनल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंक। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको आंसर नहीं पता है तो सबसे बड़े बैंक को आप आंसर कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना पावरफुल बैंक है कि वो कहीं भी किसी को भी सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा हो तो इस तरह के आंसर्स आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर है। ओके, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है टू गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को, किसने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ताकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूं। Which international financial institution has recently issued the first wildlife conservation bond? First wildlife conservation bond WCB is also known as Rhino bond, जिनको Rhino bond भी नाम दिया गया, to support the South Africa's effort to conserve endangered species of black rhino। देखो
साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक राइनो मिलते हैं उनकी स्पीसीज को खतरा है, ये खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए बॉन्ड इशू किए हैं जिनको राइनो बॉन्ड का नाम दिया गया है। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, ये किसने इशू किए हैं? विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली इशूड, कौन सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक नहीं, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, आईएमएफ नहीं, ये किया है आईबीआरडी ने, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी जिसको वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्टर करता है, उसने ये राइनो बॉन्ड इशू किए हैं साउथ अफ्रीका के ब्लैक राइनोज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका? आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल है। Which bank has made the agreement with the Citibank to buy the latest consumer business? Citibank के कंज्यूमर बिजनेस को खरीदने के लिए किस बैंक ने एग्रीमेंट किया है? जिसमें क्या क्या आएगा? क्रेडिट कार्ड बिजनेस उनका, रिटेल बिजनेस आएगा, वेल्थ मैनेजमेंट आएगा और कंज्यूमर लोन आएगा। और ये सौदा जो हुआ है, ये जो कंसल्टेशन हुआ है वो हुआ है $1.6 बिलियन, बिलियन यानी 100, तो ये हो गया 160 करोड़ डॉलर, और इसको अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे अंदाज आएगा करीब 12,000 करोड़ का। ओके, तो इतने में ये सौदा हुआ है, और ये जो बिजनेस एग्रीमेंट हुआ है ये हुआ है 30 मार्च 2022 को, ठीक है। और ये हुआ है एक्सिस बैंक के साथ। आईसीआईसीआई गलत है, एचडीएफसी रॉन्ग, कोटक बैंक रॉन्ग, दिस बैंक इज एक्सिस बैंक। यानी कि सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड, रिटेल बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट और कंज्यूमर लोन के बिजनेस को एक्सिस बैंक ने करीब 12,000 करोड़ में यानी $1.6 बिलियन में बाई कर लिया है। आंसर आ गया आपका एक्सिस बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 11। कनाडा, यूएसए एंड देयर यूरोपियन एलाइज हैव डिसाइडेड टू रिमूव द की रशियन बैंक फ्रॉम द इंटरबैंक मैसेजिंग सिस्टम ऑफ स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ओके, कनाडा और यूएसए और यूरोपियन एलाइज ने जो रशियन बैंक है उनको स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। ओके, स्विफ्ट से बाहर कर दिया रशियन बैंक्स को। अब देखिए, ये तो बात हुई रशियन बैंक्स की, परंतु इससे पहले भी 2014 में ऐसा हुआ था। 2014 में क्या हुआ था? एक न्यूक्लियर प्रोग्राम में डेवलपमेंट हुआ था तेहरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम के डेवलपमेंट के कारण एक कंट्री को बैन किया गया था। ये कंट्री कौन सा था? नॉर्थ कोरिया नहीं, ईरान यस, चाइना नहीं, और ये चाइना को तो कोई बैन कर नहीं सकता, यूएई और ईरान, इसमें करेक्ट आंसर है ईरान। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कुछ डेवलपमेंट किया था तेहरान में, तो उसकी वजह से स्विफ्ट से इसको बैन किया गया था 2014 में। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है आपका ईरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द क्राइटेरिया और गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज बाई प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है कि लिमिटेड टू 10% ऑफ टोटल बैंक डिपॉजिट। 31 मार्च को जो टोटल बैंक डिपॉजिट होगा उसका 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटी शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल नॉन एसएलआर, ऐसा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में 10% से ज्यादा नहीं हो सकता टोटल जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट मेड फॉर सब्सक्राइबिंग to the capital of the umbrella organization for acquiring its membership shall be exempt from the limit। umbrella organization की मेंबरशिप लेने के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका ऑल ऑफ दी अबव। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए ये 3 कंडीशन फुलफिल होना है, तो आंसर आ गया आपका ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन फॉर एनबीएफसी एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस लोन फॉर एनबीएफसी एमएफआई, ओके, इज this % of its total asset. Further, an NBFC that does not qualify for NBFC MFI cannot extend microfinance loan extending to the total asset. Okay, देखिए, द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन फॉर, ये क्वेश्चन हम पहले भी ले चुके हैं, यहाँ 2 क्वेश्चंस को मिक्स किया गया है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन फॉर एनबीएफसी एमएफआई इज 75% ऑफ टोटल एसेट। फर्दर, द एनबीएफसी दैट डज नॉट क्वालिफाई द एनबीएफसी एमएफआई, वो 25% से ज्यादा फाइनेंस नहीं कर सकती। ये 2 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, तो आंसर आपका क्या आ गया? 75% एंड 25%। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन to NBFC and MFI is 75% of
टोटल एसेट का कम से कम 75% लोन माइक्रो फाइनेंस को जाना चाहिए। किसका? एनबीएफसी का, जो एमएफआई में काम कर रही है, माइक्रो फाइनेंस में काम कर रही है। और 25% से कम अगर उसका है, फर्दर एनबीएफसी दैट डज नॉट क्वालिफाई द एनबीएफसी एमएफआई कैन नॉट एक्सटेंड माइक्रो फाइनेंस, 25% से ज्यादा नहीं दे सकती अगर वो क्वालिफाइंग एसेट में नहीं आती है। तो आंसर आ गया 75% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, दो क्वेश्चन लेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? अजय कुमार श्रीवास्तव रॉन्ग आंसर है। अजय कुमार श्रीवास्तव रॉन्ग आंसर है। एन चंद्रशेखर भी रॉन्ग आंसर है। नितिन चुग भी रॉन्ग आंसर है। देवाशीष पांडा इज द राइट आंसर। तो देवाशीष पांडा को अभी आईआरडीएआई का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ओके, क्लियर है। और लास्ट आंसर आ गया देवाशीष पांडा। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं, गूगल प्ले स्टोर पर हमारा मोटिवेशनल बैंकर का ऐप अवेलेबल है। जो सब्सक्राइबर है उन्हें तो पता ही है, हम टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहते हैं। रिसेंटली हमने इसमें अपडेट किया है, जिसमें काफी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो आप अपडेट कर लें अपने ऐप को, सो दैट आप सीमलेसली स्मूथली आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर पाएंगे, और काफी सारी इसमें और नई फैसिलिटीज ऐड की गई हैं। ओके, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, मोटिवेशनल बैंकर का ऐप डाउनलोड कर लें। और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, व्हाट अमाउंट ऑफ WMA लिमिट, वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट, हैज बीन सेट बाय आरबीआई फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट? या सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछा है, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23। देखो, आरबीआई वेज एंड मीन्स एडवांसेस देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फर्स्ट हाफ में कितना, ये एक तरह की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, टेम्पररी ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आरबीआई देती है, और ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में देती है। तो फर्स्ट हाफ के लिए इन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए की लिमिट दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सितंबर तक रहेगी। उसके बाद दूसरी लिमिट देंगे इनको। और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए जो लिमिट है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए जो लिमिट है, वो है आपकी 47,000 करोड़, 47,010 की लिमिट है, 47,010। ओके, तो ये लिमिट जो है आपकी, ये है 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो दी गई है। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए पहले 51,560 करोड़ की लिमिट थी, जिसको घटा के स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए अभी कर दिया 47,010 करोड़। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो फर्स्ट हाफ के लिए लिमिट दी है 1.5 लाख करोड़ रुपए की। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके मार्च में जितने भी चेंजेस हुए हैं आरबीआई गाइडलाइंस की वजह से, वो सारे इसमें कवर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।